तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आ गए और एक नया लेक्चर लेके क्लास 12 नीट बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा कि महसूस करना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। देखो, बायोलॉजी का जो मेन टू क्लासिकल डिवीजन है दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। इसको बोला जाता है क्लासिकल बायोलॉजी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया सारी चीजों का इवोल्यूशन होता रहता है, ठीक है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का भी इवोल्यूशन होता रहता है, उसमें मॉडर्न मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऐड होने लगता है। जैसे कि बायोलॉजी का कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट्स का बात किया जाएगा तो जैसे कि फिजियोलॉजी से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, फिजियोलॉजी एनाटॉमी, उसके बाद धीरे धीरे ये माइक्रोबायोलॉजी में चला गया, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी से भी आगे एक स्टेप, एक कदम आगे बढ़ गया बायोलॉजी, उसको बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम लोग जीन को लेके इंजीनियरिंग करेंगे, यानी कि बायोलॉजी का जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, जहां पे हम लोग डीएनए आरएनए को लेके कुछ मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उस एस्पेक्ट को बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का एक मेल है, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या टूल्स, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीजों को हम लोग को जानना है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल्स। अब उस चीजों को कैसे क्या एप्लीकेशन है, ये तो थियोरेटिकल पार्ट है, हम लोग जानेंगे पहले कि कैसे जीन मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद जानेंगे कि कैसे उसका रियल लाइफ में कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। ओके, ठीक है। तो इसका एक बेसिक डेफिनेशन दिया गया है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल्स का बात कर रहे हैं और उन लोगों के द्वारा प्रोड्यूस जो एंजाइम्स है उन लोगों का बात कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए उन लोगों को क्यों इस्तेमाल करेंगे, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए जो हम लोगों के वेलफेयर में काम में आएगा, जैसे कि कुछ डिजीज सुधरने में काम में आएगा, वैक्सीन बनाने के लिए काम में आएगा, ठीक है। इवन बहुत सारे फूड मटेरियल्स, जैसे कि बहुत सारे फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में बीवरेजेस बनाने में काम में आएगा, कार्ड, योगर्ट, चीज, ये सारी चीज बायोटेक्नोलॉजी का ही इंटीग्रेटेड पार्ट है, ठीक है। ओके, अब बायोटेक्नोलॉजी के क्या होता है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है, एक डेफिनेशन दिया गया है। इंस्टीट्यूट का नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ईएफबी। तो वो लोग क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि यहाँ पे क्लासिकल एस्पेक्ट्स का बात किया गया है बायोलॉजी का, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स है, अब यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी बात किया जा सकता है, हाँ, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का बात किया जा सकता है, एंड उन लोगों का बॉडी पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, और उन लोगों से मिलता हुआ कुछ मेटाबोलाइट्स, उन लोगों के अंदर मिलता हुआ हार्मोन्स, एंजाइम, ये सारी चीजों का बात किया जा रहा है, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी कि अल्टीमेटली जो चीजें उन लोगों से हम लोगों को गेन होगा, वो गेन हम लोग इस्तेमाल करेंगे सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, इवन मनी अर्निंग के लिए भी, ठीक है। उस चीज को मार्केटिंग किया जाएगा और उस चीजों से लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है बायोटेक्नोलॉजी, इसके ऊपर एक टोटल इंडस्ट्री खड़े है, ठीक है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, नेचुरल साइंस यानी कि क्लासिकल एस्पेक्ट के साथ मॉडर्न एस्पेक्ट को हम लोग पाइल किए हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, उसका एक मॉडर्न एस्पेक्ट है। अब ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स क्या है, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट मतलब जहाँ पे सिर्फ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ कार्ड, प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, प्रोडक्शन ऑफ चीज, प्रोडक्शन ऑफ बटर, प्रोडक्शन ऑफ क्रीम्स, ठीक है। ये सारे आता है ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ईस्ट को इस्तेमाल करके, ये सारे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट्स है, क्योंकि बहुत पुराने जमाने से ऐसे ये चल रहा है, ठीक है। अब मॉडर्न एस्पेक्ट्स का बात किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का, तो मॉडर्न एस्पेक्ट्स का बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकता है, देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ हो सकता है, ठीक है। फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, उसके बाद देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स है ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, ओके, ठीक है। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है कार्ल एरिकी व्हेन ही कॉइन्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। इंडियन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को बोला जाता है, ही इज नोन एज इंडियन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दिस वेरी पर्सन, दिस वेरी जेंटलमैन, वीएल चोपड़ा, ठीक है। दुनिया में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए
सारे खेल डीएनए का ही है, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक मटेरियल का ही है। तो दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे दो साइंटिस्ट, स्टैनली कोहेन एंड हार्बर्ट बॉयर, ये मिलके। अब इन लोगों के बारे में एक डिटेल केस स्टडी भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऑब्जर्व किए थे ये तीन साइंटिस्ट मिलके, वर्नर, आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। और ये सारी चीजों से छोटा छोटा क्वेश्चन भी उठा दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो अब बायोटेक्नोलॉजी का कोई प्रिंसिपल्स का बात करेंगे कि एक्चुअल में है क्या, ये कैसे एप्लीकेबल है रियल लाइफ में। तो उसके लिए दो चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये बायोटेक्नोलॉजी का वो एस्पेक्ट है जहां पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का थियोरिटिकल पार्ट को देखते हैं कि इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या प्रोसेसेस है, ठीक है, उसको कैसे प्रैक्टिकली कैसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है लैब में, उसमें आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब वो जो प्रोसेस हम लोग लैब में इंप्लीमेंट किए थे सक्सेसफुली, वो सारी चीजों को अब रियल लाइफ में, मार्केट में, यानी कि सोशली ह्यूमन बीइंग के सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड इंप्लीमेंट करने के लिए उसका जो प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, जो चीज हम लोग लैब में डिस्कवर किए हैं या इन्वेंट किए हैं, उस चीज को लार्ज स्केल में यूटिलाइजेशन है, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन, ठीक है, उसको बोला जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बेसिकली मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगा मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए और आरएनए, यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए कॉन्फ़िगरेशन। डीएनए या आरएनए के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आर्टिफिशियली ऑल्टरेशन लाते हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ पार्ट हम लोग उससे डिलीट कर देते हैं, कुछ पार्ट नया इंसर्ट करते हैं। तो इस चीज़ों को, इस तरह की चीज़ें अप्लाई करके हम लोग बनाते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो डीएनए में बदलाव लाया गया, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ठीक है। अब वो होस्ट सेल के अंदर हम लोग उस चीज को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब होस्ट सेल का क्या होगा, फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि होस्ट सेल जिस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, उससे हटके कुछ एक्स्ट्रा नया चीजें करेगा, जो चीज हम लोगों का मतलब हम लोग अपना वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोगों को बॉडी में शुगर कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ह्यूमन से या दूसरे एनिमल से, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है। लेकिन हम लोग अगर इंसुलिन प्रोडक्शन का जीन अगर किसी भी तरह से कोई बैक्टीरिया, मानो कि इकोलाई बैक्टीरिया, जिसको क्वीन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और तब क्या करेंगे, इकोलाई को कल्चर करेंगे, तो हम लोगों को इंसुलिन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो उतना हेक्टिक प्रोसेस नहीं है कि कौन सा एनिमल में ढूंढोगे इंसुलिन, कौन सा ह्यूमन बीइंग के अंदर ढूंढोगे। तो इस तरह का चीजें जो है, ठीक है। उसके बाद अब तुम सक्सेसफुली जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लिए, चीजों को मॉडिफाई कर लिए, एक ऑर्गेनिज्म को, कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, अब उसको क्या करेंगे, उसको डालेंगे बायोरिएक्टर में, फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। आप देखो, ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, टू मेंटेन स्टेराइल कल्चर एम्बियंस, यानी कि जहां पे हम लोग कल्चर करेंगे, ठीक है, मतलब कि इकोलाई को कल्चर करेंगे, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई को कल्चर करेंगे, उससे हमको इंसुलिन मिलेगा। तो जो बायोरिएक्टर के अंदर उस चीज को हम लोग कल्चर स्टार्ट करेंगे, उस चीज को लेके, ठीक है, और फिर लार्ज क्वांटिटी में कमर्शियल यूज से इंसुलिन प्रोडक्शन करेंगे, ताकि हम कोई ब्रांड नेम के अंडर उसको मार्केटिंग कर पाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बेसिकली ये एक कॉमर्शियल सेक्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का नीड क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का नीड क्या है। अब हम लोग ओल्ड डेज में देखते थे, ओल्ड टेक्निक क्या था, हाइब्रिडाइजेशन करवाते थे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जहां पे हाइब्रिडेशन इंटरवैराइटल हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है, इंटर जेनस हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टू जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में जब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवा के एक हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, और उससे हम लोगों का टारगेटेड प्रोडक्शन लेते थे उस चीज को, ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। लेकिन इससे दिक्कत क्या है, मान लो कि यहाँ पे इंडिविजुअल ए है, इसके साथ क्रॉसब्रीड करवाया गया है इंडिविजुअल बी का, ठीक है। अब इंडिविजुअल ए के अंदर एक गुड जीन है, जो ग्रीन कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंडिविजुअल ए के अंदर बैड जीन भी है,
ठीक है, इंडिविजुअल बी के अंदर भी बैड जीन भी है। अब ये दोनों के बीच में जब हाइब्रिडेशन करवाया जा रहा है, इसका हाइब्रिड निकला मान लो कि इंडिविजुअल सी। अब सी के अंदर दोनों का गुड जीन भी आया दोनों से। अब ऐसा भी हुआ कि दोनों से बैड जीन भी आ गया सी के अंदर। देखो, तो ट्रेडिशनल टेक्निक में दिक्कत ये है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, जीन स्पेसिफिक नहीं है। गुड जीन को भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से यहाँ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करवाया, उसके साथ साथ बाई चांस बैड जीन भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि ये बैड जीन क्या करेगा, वो जो पॉपुलेशन है उसका क्वालिटी को धीरे 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 बेकार कर देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जेनेटिक मैनिपुलेशन करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। डायरेक्टली वो स्पेसिफिक जीन को उठा लेंगे, डायरेक्टली स्पेसिफिक जीन को उठा लेंगे, ये जो ये गुड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, और ये जीन को उठा के डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोई एक ऑर्गेनिज्म का, उसका जीनोम के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बुलाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस जितना आसान अभी बोला उतना आसान भी नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो ऑर्गेन, ये भाई साहब ये एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है, होस्ट ऑर्गेनिज्म डी। मान लो कि एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर हमको ये वाला जीन डालना पड़ेगा। अब तुम क्या किए, तुमको लगा अरे ये तो हलवा है, ये जीन यहाँ से काटो, यहाँ से उठाओ और इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दो, उसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये भाई साहब थोड़ी सो जानता है, इसके लिए तो ये क्या बोलते हैं, टेररिस्ट के समान होगा। इसको कभी देखा नहीं ना इसके पास कोई पासपोर्ट है ना आइडेंटिटी कार्ड है, तो कैसे पहचानेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो सेल है ये इसको फॉरेन पार्टिकल समझ के ये जो तुम्हारा जो डिजायर्ड जीन है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा सेल के अंदर ही। तो क्या होगा, वो जीन जो होता है इसके नेक्स्ट प्रोजेनी में पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ इस तरह का ट्रांसफर करके। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो डिजायर्ड जो जीन है, ये जो भाई साहब है, जो डी जो ऑर्गेनिज्म है, इसके जीन में, इसके जीनोम में इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां से ही अब शुरू होता है असली बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जो जीन है, जो डिजायर्ड जीन है, जो कि ऑर्गेनिज्म ए या बी में हमको देखने को मिला है, ये जीन हमको चाहिए क्या, ऑर्गेनिज्म डी में। तभी इस ऑर्गेनिज्म डी के कहीं पे भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो काम नहीं करेगा, उसको किधर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म डी का जीनोम के अंदर। अब ये कैसे करेंगे, यही है असली ट्रिक, अभी यही जानेंगे हम लोग। तो अभी देख लेंगे हम लोग जो स्टैनली कोहन एंड बॉयर, हर्बर्ट बॉयर, ये दो साइंटिस्ट मिलके कैसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किए थे। ओके, तो क्या था, उन लोगों ने देखे थे एक बैक्टीरिया स्पीसीज लेते थे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जिसको हम लोग साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, जो कि टाइफाइड फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये साल्मोनेला टाइफी या टाइफीम्यूरियम का जो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये है उसका जीनोम, डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। अब क्रोमोसोमल डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें क्या था, जिसमें जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो ये किस तरह का जीन है, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, यानी कि ये मतलब मान लो कि उस बैक्टीरिया के पास एक सुपर पावर है, एक सुपीरियर जीन है, जिसकी वजह से नॉर्मल इसके कॉलोनी में जो टाइफाइड कॉजिंग जो बैक्टीरिया रहता है, मान लो कि इसको एक कॉलोनी में रखा गया, ये एक पेट्री डिश है। ठीक है, इस कॉलोनी में बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास स्पेशल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला, इसको मारने के लिए तुम इस पेट्री डिश में क्या रख दिए, इस पेट्री डिश में तुम एंटीबायोटिक दे दिए। अब एंटीबायोटिक देने के बाद ये दूसरे बैक्टीरिया जो है ये एंटीबायोटिक से मर जाएगा, लेकिन ये वाला जो भाई साहब है इसके पास रेजिस्टेंट जीन है, तो ये तो नहीं मरेगा, उल्टा ये क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन जारी रखेगा। ठीक है, तो उन लोगों को यही प्रैक्टिस करके देखना था कि ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये ऑर्गेनिज्म से कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म के जो क्रोमोसोम है या डीएनए में इनकॉर्पोरेट करना था। और उनको यही देखना था कि ये जो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर भी काम करता है कि नहीं, कि इकोलाई बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो कैसे ये परफॉर्म किया था, तब ये जीन को तो पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस जीन को एक व्हीकल के अंदर डाल के इकोलाई के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बहुत सारे स्टेप्स में होता है। देखो, अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए जो बेसिक जो चीज चाहिए होता है, पूरे चैप्टर का मान लो कि ये एक समरी है, बता रहा हूँ। ये प्रोसेस के लिए चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कुछ एंजाइम जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है, जो कि डीएनए को काटने का काम करता है।
चाहिए एक टेक्निक जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए का सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये चाहिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और तीसरा टेक्निक चाहिए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सुने थे ना कि एक ऐसा मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा, इधर से सोना निकलेगा। तो पीसीआर क्या है, इधर से डीएनए डालो, इधर से डबल डीएनए निकलेगा। ठीक है, तो डीएनए को मल्टीप्लाई करवाने के लिए एक टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब कौन कहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया है हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये जीन को बाहर निकालना है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हम लोग के जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, या पहले हम लोग बैक्टीरिया का सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक सेल वॉल। पहले बैक्टीरिया का सेल वॉल को ब्रेक डाउन किया जाएगा। कैसे ब्रेक डाउन किया जाएगा वो हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। ओके, तो बैक्टीरिया से जैसे ही निकाल लिया गया ये वाला डिजायर्ड जोन है, बैक्टीरिया से ये डीएनए हम निकाल लिए। ठीक है, अब इस डीएनए से ये डिजायर्ड पोर्शन को निकालना है बस। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर। यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के जो ये वाला पोर्शन है, इस वाला पोर्शन से जो इतना पोर्शन को सेपरेट कर देगा। तो इतना पोर्शन सेपरेट हो गया, तो इतना पोर्शन को यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये है हम लोग का डिजायर्ड जीन। और इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन अलग हो गया। इतना पोर्शन का कोई काम हम लोगों का नहीं है, हम लोगों को चाहिए बस इतना। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन को डायरेक्टली इकोलाई में डाल देने से क्या हुआ, इकोलाई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसको कोई इंट्रोड्यूसर चाहिए इकोलाई के अंदर, तो कोई व्हीकल चाहिए, जीन व्हीकल। अब साल्मोनेला का ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी कि मेन जो क्रोमोसोम है, ये छोड़ के हुई कुछ सर्कुलर डीएनए होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इसको बोला जाता है प्लाज्मिड। तो बॉयर एंड कोन ने जो प्लाज्मिड इस्तेमाल किए थे, दैट इज PSC101, ये प्लाज्मिड का इस्तेमाल किए थे। तो प्लाज्मिड क्या है, ये एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मीन्स ये इसका मेन क्रोमोसोम है। मेन क्रोमोसोम छोड़ के जो अगर एक्स्ट्रा डीएनए का कॉपी रहेगा अगर सेल के अंदर, उसको बुलाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसका शेप कैसा है, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, और ये खुद के दम पे ही रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, इसके लिए इसको क्या चाहिए, इसको क्रोमोसोम, मेन सेल का क्रोमोसोमल apparatus का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के व्हीकल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जीन ट्रांसफर करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया गया है टेक्निक में। ठीक है, तो इस प्लाज्मिड क्या कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है। ये प्लाज्मिड वेक्टर का काम करेगा। वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मच्छर एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो अगर खुद मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड रहेगी और हम लोगों को ये काटेगी मच्छर, तो क्या होगा, उसके बॉडी से वो जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है हम लोगों के बॉडी में भी वो इन्फेक्शन आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह से प्लाज्मिड वेक्टर क्या कर सकते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर भी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने साथ कैरी करके जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर एंट्री करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किए थे, ये डीएनए को जो जहां से डीएनए हम कलेक्ट किए, डीएनए को काट दिया गया। अब हमको ये बड़ा वाला डीएनए तो कोई काम नहीं है, बड़ा वाला डीएनए का इससे कोई काम है नहीं, काम है, काम क्या है, इतना डीएनए से। ठीक है, तो फिर ये एक मिक्सचर है जहां पे ये डीएनए और ये डीएनए, बड़ा डीएनए और छोटा डीएनए एक साथ मिक्स्ड है। उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको, वो छोटा डीएनए है, उसको ये वाला अनवांटेड पोर्शन ऑफ डीएनए से सेपरेट करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक है, शॉर्टकट में ये समझ लो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जहां पे एक शीट रहता है, जहां पे जिस शीट में डीएनए का कॉम्बिनेशन को रख दिया जाता है और डीएनए का कॉम्बिनेशन को एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलाया जाता है। ठीक है, तो जो बड़ा डीएनए है वो पीछे रह जाता है और जो छोटा डीएनए है वो आगे चला जाता है। इस तरह से हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस इस्तेमाल करके हम लोग डीएनए को उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं। सीधी बात, जो मोटा है वो बहुत स्लोली दौड़ेगा, जो पतला दुबला है बहुत तेज दौड़ेगा। ठीक है, ओके। इस तरह से हम लोगों को मिल गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर, उसको टैग करवाना है। उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे भी अब आरई इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को एक पर्टिकुलर जगह से प्लाज्मिड में कट लगा देगा। ठीक है,
पर्टिकुलर जगह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काट करके उसको ओपन कर देगा। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइगेज। ये वाला पोर्शन के साथ ये वाला पोर्शन को अब ऐड करवाना पड़ेगा, टैग करवाना पड़ेगा। तो ये टैगिंग का काम, जोड़ने का काम कौन करेगा? लाइगेज बोल के एंजाइम करेगा। ठीक है, अब लाइगेज एंजाइम से दो अलग अलग डिफरेंट ओरिजिन का डीएनए को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। ओके, तब यहाँ से आप लाइगेज ऐड करने के बाद आप चेक करेंगे कि रिकॉम्बिनेशन हुआ, सच में ये वाला पोर्शन इसके अंदर गया है कि नहीं गया है। तो कुछ प्लाज्मिड में क्या हुआ, इसके अंदर ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ये चला गया, सक्सेसफुली टैग किया गया। तो ये वाला जो प्लाज्मिड है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो प्लाज्मिड विथ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट। और ये प्लाज्मिड जो कि डिजायर्ड जीन को टैग अपने साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया, उसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हम लोगों को काम किससे है? रिकॉम्बिनेंट से। नॉन रिकॉम्बिनेंट से कोई काम नहीं है। ठीक है, ओके। तो रिकॉम्बिनेंट जैसे ही बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब क्या कर सकते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। यानी कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम लोगों को हजारों करोड़ों बिलियंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये जो सेम सेटअप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मॉडिफाई नहीं, इसका कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा। यानी कि पीसीआर बोल सकते हो ये एक जेरॉक्स मशीन है। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बहुत सारे कॉपी बनाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पर्टिकुलर कंडीशन में इनकॉर्पोरेट या इंसर्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब होस्ट सेल जो होता है, कुछ होस्ट सेल जो होता है सक्सेसफुली ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंटेक कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो होस्ट सेल में हम डाल रहे हैं, ये सब होस्ट सेल है। होस्ट सेल कौन है? ई कोलाई बैक्टीरिया, एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया को ये लोगों ने, कोन एंड बॉयर ने होस्ट सेल के तौर पे इस्तेमाल किए थे। अब जो होस्ट सेल इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंटेक कर लिए सक्सेसफुली, तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। सो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, अब जो होस्ट सेल ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एक्सेप्ट किए, वो भी ट्रांसफॉर्म्ड हुआ। ये भी ट्रांसफॉर्म इसको बोला जाता है कि उसके अंदर प्लाज्मिड नया डीएनए एक्सेप्ट किया है ना, लेकिन हाँ ये प्लाज्मिड के अंदर हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ट्रांसफॉर्म्ड ही बोलेंगे। अब ये एक इकोलाई है जो कि ये प्लाज्मिड किसी भी प्रकार का, ना तो रिकॉम्बिनेंट ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, कोई भी प्लाज्मिड को एक्सेप्ट नहीं कर पाए है, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुआ, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। अब देखो, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफॉर्म्ड लेकिन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लाज्मिड नहीं लिए है उससे भी कोई मतलब नहीं। यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब किस चीज से? ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये मिक्सचर से, ये तो भाई बैक्टीरिया का कल्चर चल रहा है, इस मिक्सचर से हम लोगों को किसको सेपरेट करना पड़ेगा? ये वाला को सेपरेट करने वाला, इकोलाई ए को सेपरेट करने पड़ेगा, इकोलाई बी और इकोलाई सी को एलिमिनेट आउट करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो याद करो कौन सा जीन लिया गया था, कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था। अब ये कल्चर में क्या करेंगे हम लोग? अब ये कल्चर में हम लोग एंटीबायोटिक डालेंगे, एंटीबायोटिक डालेंगे। अब जैसे ही एंटीबायोटिक डालेंगे, ये 3 तरह का इकोलाई सेल है, एक ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म बिल्कुल नहीं हुआ है और एक ट्रांसफॉर्म हुआ है लेकिन उसके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है। तो अब एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन किसको मिल जाएगा? ये वाला बैक्टीरिया को मिलेगा, ए वाला इकोलाई को मिलेगा, और बी और सी इकोलाई तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली एंटीबायोटिक क्या करेगा? ये दोनों बैक्टीरिया को एलिमिनेट आउट कर देगा, मार देगा। तो बचेगा कौन इस कल्चर में? एंटीबायोटिक देने के बाद इकोलाई ए बच गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये इकोलाई को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब स्टेराइल कल्चर कंडीशन में इस इकोलाई को ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है, बायोरिएक्टर में। और ये इकोलाई का जो प्रोडक्ट जो हमको चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या चाहिए था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम लोग इकोलाई के माध्यम से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यानी कि जो ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इकोलाई है, उसको पॉपुलेशन को लैब में, कल्चर प्रोसेस में, बायोरिएक्टर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग बढ़ा पाएंगे। तो ये है बेसिक प्रोसेस।